आप सब। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय, इनका जन्म, कार्यक्षेत्र, महत्वपूर्ण रचनाएं, भाषा किस प्रकार की रही, शैली, इन सभी का हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। यदि इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य और कक्षा 12 की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हम इनका जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर सन 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगौना ग्राम में हुआ था। आपके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल ने AFA इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा समाप्ति पर जीविकोपार्जन के लिए मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग के शिक्षक हो गए। इस समय तक इनके लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे थे। जब नागरिक विचारणी सभा वाराणसी द्वारा हिंदी शब्द सागर नाम से शब्दकोश के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया, तब शुक्ल जी मात्र 26 वर्ष की अवस्था में उसके सहायक संपादक नियुक्त किए गए। उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप हिंदी विभाग के प्राध्यापक हो गए। सन 1937 में आप वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और 2 फरवरी 1940 को आपका निधन हो गया। तो ये तो थी इनकी जीवन परिचय, जो हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी परीक्षाओं के लिए, स्कूल वाइज परीक्षाओं के अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं साहित्य में स्थान, इनकी साहित्य सेवा क्या क्या रही। आचार्य शुक्ल की प्रतिभा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। वे कवि, निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा अनुवादक अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। आपने हिंदी शब्द सागर और नागरिक विचारणी पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में हिंदी को उच्च कोटि के निबंध, वैज्ञानिक समालोचनाएं तथा साहित्यिक ग्रंथ एवं सरल कविताएं प्रदान की। शुक्ल जी ने हिंदी में समालोचना और निबंध कला का उच्च आदर्श स्थापित किया। उनसे पहले की समालोचनाओं में गुण दोष विवेचन की ही प्रधानता थी। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग की व्याख्यात्मक आलोचना पद्धति की नींव डाली और जायसी, तुलसी तथा सूर के काव्यों पर उत्कृष्ट व्याख्यात्मक आलोचनाएं लिखी। किन के ऊपर? जायसी, सूर, तुलसी और सूरदास, इन तीनों की, इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं। तो इनके ऊपर इन्होंने उत्कृष्ट व्याख्यात्मक आलोचनाएं लिखी। आपने करुणा, उत्साह, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि मनोविकारों पर सुंदर निबंध लिखे। ये इनके निबंधों के नाम हैं। और ये निबंध किस प्रकार के थे? मनोविकार संबंधी निबंध थे। उनकी निबंध चिंतामणि पुस्तक में संग्रहित हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो मनोविकार संबंधी निबंध थे वो चिंतामणि नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो ये हमें याद रखना है कि चिंतामणि पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक गवेषणात्मक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा, जिस पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया। तो ये भी हमें याद रखना है कि इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इस पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने इन्हें पुरस्कार प्रदान किया। अब हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो निबंध संग्रह है, सबसे पहले है चिंतामणि और विचार भी थी। इसके बाद है आलोचना में है त्रिवेणी और रश्मिमीमांसा। इतिहास में है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम देख लेते हैं वर्ण विषय। तो साहित्य के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाली शुक्ल की प्रतिभा समालोचना एवं निबंध के क्षेत्र में भी प्रखरता के साथ परिलक्षित होती है।
निबंध एवं आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में शुक्ल जी ने लोक मंगल एवं नैतिक आदर्श को प्रमुख स्थान दिया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं, उसमें लोक मंगल यानी कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर के जो उच्च आदर्श थे, हमारे नैतिक मूल्य थे, उनको ध्यान में रख कर के अपनी रचनाएं लिखी। निबंध रचना के क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक उपयोगिता से संबंधित मानव मनोभावों पर सुंदर निबंध लिखे। शुक्ल जी ने मनोभावों संबंधी निबंधों के साथ ही समीक्षात्मक एवं सैद्धांतिक निबंधों की भी रचना की। तो कौन कौन से? मनोविकार संबंधी निबंध, समीक्षात्मक निबंध, सैद्धांतिक निबंध, इसके अलावा आलोचनात्मक निबंधों की इन्होंने बहुत ही गहनतापूर्ण रचना की है। अब हम भाषा देख लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। इस भाषा में सौष्ठव है तथा उसमें गंभीर विवेचन की अपूर्व शक्ति है। शुक्ल जी की भाषा में व्यर्थ का शब्दाडंबर नहीं मिलता है। भाव और विषय के अनुकूल होने के कारण यह सर्वथा सजीव और स्वाभाविक है। गूढ़ विषयों के प्रतिपादन की अपेक्षा क्लिष्ट है। जो गूढ़ विषय हैं, तो उनकी जो गूढ़ विषयों पर उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, तो उनकी भाषा कैसी है? क्लिष्ट यानी कि कठिन भाषा है। तत्सम संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता या बहुलता पाई जाती है। वाक्य विन्यास भी कुछ लंबे हैं। सामान्य विचारों के विवेचन में भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। कहावतों एवं मुहावरों के प्रयोग में उसमें सरसता आ गई। शुक्ल जी की भाषा व्यवस्थित एवं पूर्ण व्याकरण सम्मत है। तो हमें याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा कैसी है? भाषा परिष्कृत है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ यानी कि पूर्ण रूप से विकसित है, साहित्यिक खड़ी बोली है, इसके अलावा सौष्ठव भी है, गंभीर विवेचन की अपूर्व शक्ति भी है, व्यर्थ के शब्दाडंबर यानी कि फालतू के शब्द नहीं हैं, भाव और विषय के अनुकूल उन्होंने बड़े ही सरल सजीव शब्दों का प्रयोग किया है। गूढ़ विषयों में उनकी भाषा कठिन हो गई है, क्योंकि गूढ़ जो कठिन जो गहराई के विषय थे, उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता मिलती है। वाक्य विन्यास कुछ लंबे हैं। सामान्य विचारों की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है, इससे भाषा में सरलता आई है। शुक्ल जी की भाषा व्यवस्थित है तथा पूर्ण रूप से व्याकरण सम्मत है। उसमें कहीं भी शिथिलता देखने को नहीं मिलती है। भाषा की इसी कसावट के कारण उसमें समाज शक्ति पाई जाती है तथा कहीं कहीं तो भाषा सुक्तिमय बन गई है, जैसे बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा। तो ये वाक्य जो है, ये आप लोग विशेष रूप से याद रख लेना, क्योंकि अक्सर ही किसी न किसी पेपरों में कहीं ना कहीं इसको तो पूछ ही लिया जाता है कि बैर क्रोध अचार या मुरब्बा ये किसका कथन है या किसके द्वारा लिखा गया है या कहाँ से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं शैली। तो शैली का मतलब होता है उनके लिखने का तरीका, स्टाइल, किस रूप में लिखते थे, किस भाव से लिखते थे। शैली के अंतर्गत हम देख लेते हैं शुक्ल जी ने अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। उनकी शैली समास के रूप में प्रारंभ होकर व्यास शैली के रूप में समाप्त होती है। तो यहाँ कक्षा 12वीं के बच्चों की दृष्टि से समास और व्यास, समास का मतलब होता है संक्षिप्त, व्यास का मतलब होता है विस्तृत। समास का अपोजिट क्या होगा? विलोम। व्यास संक्षिप्त का विस्तृत। तो उनकी जो शैली है इस प्रकार से समाप्त होती है, अर्थात एक विचार को सूत्र रूप में कहकर फिर उसकी व्याख्या कर देते हैं। मुख्य रूप से शुक्ल जी की शैली 4 प्रकार की है। तो हमें याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली के कितने प्रकार हैं, तो हमें लिखना है उत्तर में 4 प्रकार हैं। नंबर 1 है समीक्षात्मक शैली। शुक्ल जी ने व्यावहारिक, समीक्षात्मक एवं समालोचनात्मक निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया। इस शैली में वाक्य छोटे, संयत एवं गंभीर हैं। इसमें विषय का प्रतिपादन सरलता के साथ इस प्रकार किया गया है कि सहज ही हृदयंगम हो जाता है, यानी कि सरलता और विषय को इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है या लिखा है कि हम उनको अपने हृदय में आसानी से समाहित या समायोजित कर सकते हैं। दूसरे नंबर की शैली है गवेषणात्मक शैली। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अनुसंधान परक एवं सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी तथा तथ्यों के विश्लेषण निरूपण में शुक्ल जी ने इस शैली का प्रयोग किया है।
तो आपको ये याद रखना है कि गवेषणात्मक शैली का प्रयोग कहाँ होता है? अनुसंधान परक, यानी कि जहाँ पर हम खोजबीन छानबीन करते हैं, जो सैद्धांतिक समीक्षाएं लिखते हैं तो या किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। शुक्ल जी ने इस शैली का प्रयोग इसमें किया है। यह शैली गंभीर तथा कुछ सीमा तक दुरूह है। शब्द विन्यास क्लिष्ट है। दुरूह का मतलब वही है कठिन, क्लिष्ट का भी वही है जो आसानी से समझ में ना आ सके, तथा वाक्य विन्यास जटिल है। जटिल का मतलब उलझे हुए हैं। यह शैली सामान्य पाठकों के लिए बोधगम्य नहीं है, यानी कि साधारण जो पाठक हैं तो उनकी समझ बोधगम्य मतलब समझने योग्य नहीं है। तीसरे नंबर की शैली है भावात्मक शैली। इस शैली में वाक्य कहीं छोटे तो कहीं लंबे हैं तथा कुछ कुछ अलंकारिक हो गए हैं। इसमें भावनाओं का धारा प्रवाह रूप मिलता है। हास्य विनोद एवं व्यंग्य प्रधान शैली, ये चारों प्रकार की शैलियाँ आपको याद रखनी है। तो हास्य विनोद एवं व्यंग्य प्रधान शैली, तो इस शैली में क्या है? इस शैली में दर्शन, मनोविकारों तथा समीक्षात्मक निबंधों का यत्र तत्र ही होते हैं, क्योंकि हास्य तथा व्यंग्य शुक्ल जी के निबंधों का मुख्य विषय नहीं है। इस शैली के प्रयोग से निबंधों में रोचकता आ गई है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, ये आपको ये बताना है कि विनोद का क्या अर्थ होता है, ठीक है? और हास्य व्यंग्यात्मक शैली किसे कहते हैं? ये 2 प्रश्न हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि विनोद का क्या अर्थ है, व्यंग्यात्मक शैली किसे कहते हैं। एक एक लाइन के ही उत्तर हैं। अब हम आगे देख लेते हैं साहित्य में स्थान। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा साहित्य में अनेक विधाओं का सृजन किया, लेकिन उनकी विशेष ख्याति निबंधकार, समालोचक तथा इतिहासकार के रूप में है। उन्होंने हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली को जन्म दिया, निबंध साहित्य को समृद्ध किया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए एक आधार प्रदान किया। शुक्ल जी की भाषा तथा शैली आने वाले साहित्यकारों के लिए आदर्श रूप है। वे एक प्रवर्तक निबंधकार हैं। हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार, निबंधकार, आलोचक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। तो आप लोगों को साहित्य में स्थान लिखना है। इसके कक्षा 12 की दृष्टि से यदि हम देखें तो समीक्षात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य विनोद एवं व्यंग्य प्रधान शैली, इसको आपको याद करना है। समीक्षात्मक शैली वही है कि जब हम किसी चीज़ की समीक्षा करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी संक्षिप्तता, सारगर्भितता देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाषा, उनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध खड़ी बोली हिंदी थी, तत्सम शब्दों से युक्त थी। वर्ण विषय पढ़ना है और आपको इनका पूरा जीवन परिचय तो याद करना ही है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसका पूरा समाधान हो। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।